हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करने वाले हैं आज हम। और ये वर्कशीट 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो आपको 17 सितंबर को सॉल्व करके सबमिट करनी है। आज हम जो वर्कशीट में क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, सारे आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं और कितनी आंसर्स की लेंथ होनी चाहिए, और विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर प्रोवाइड भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। और इतिहास में ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। बेटा अगर आप लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे काम हो गया, तो काम नहीं हुआ, क्योंकि आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम रह जाएगा और आप अलग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ वर्कशीट करते हैं, साथ साथ चैप्टर को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, याद भी करते चलिए, सारा काम साथ साथ करेंगे। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसी को आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो राष्ट्रवाद क्या होता है और यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद पनपा। अगर मैं बात करती हूँ यूरोप की, तो यूरोप एक कंट्री नहीं है, यूरोप में कई सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश शामिल होते हैं। और आपको पता होगा कि जैसे भारत उपनिवेश था, यानी भारत किसी का गुलाम था, इसी तरीके से बहुत सारे विश्व में देश थे उस समय जो किसी ना किसी के गुलाम थे। एक एक देश ने क्रांति करी, आज़ाद हुआ और फिर एक एक देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। यानी जो हम भारत की स्थिति आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको विश्व की स्थिति पता होनी चाहिए, यूरोप की स्थिति पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से हुआ उसको एक क्रम श्रृंखला में दिखाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है ये मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आपको शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तब तक आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के लिए राष्ट्रहित की भावना, अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना, प्रेम की भावना, एक मिलाव की भावना। जैसे अभी आप किसी देश में घूमने के लिए जाते हो, जो वहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे आप कहाँ से आए हैं तो आप बोलते हैं इंडिया से। इंडिया के बारे में कोई बोले तो आप एक यूनिटी में आ जाते हैं, मतलब एक साथ मिलकर देशभक्ति की भावना आती है ना, तो वो राष्ट्रवाद की भावना है। ये भावना कैसे जन्मी? पहले सबको ऐसा नहीं था कि सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत पहले से है। ये किस प्रकार से राष्ट्र भावना की विकास हुआ है वो सारा हम देख रहे हैं किसमें? यूरोप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में क्या होता है। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में एक क्रांति होती है जो कब होती है? 1789 में होती है, और जिसको ये एक नींव कहा जाता है कि यहीं से प्रारंभ होता है क्रांति का। और फ्रांस के बाद धीरे धीरे अलग और भी देशों में ये चीज़ आगे आती है, और जो युवा वर्ग था, पढ़ा लिखा युवा वर्ग था, वो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने देश में क्रांति की बातें करने लगते हैं। तो 1789। इसके बाद दूसरा कदम क्या होता है? नागरिक संहिता। नागरिक संहिता आती है 1804 में। नागरिक संहिता क्या था कि नागरिकों के हित के लिए कुछ चीजें लगाई गई, कुछ चीजें, कुछ कानून नियम बनाए गए, जिसे नागरिक संहिता कहा गया। नंबर 3 था वियना की संधि। इसके बाद एक संधि होती है जो होती है 1815 में। ये संधि क्या थी, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अभी आपको क्रम देखना है कि पहले ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना। आपको पहले क्रम पता होना चाहिए, फिर एक एक घटना के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उदारवादियों की क्रांति, उदारवादी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। उदारवादी विचारधारा क्या होती है? ठीक है, लिबरलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसे। तो लिबरलाइजेशन यानी उदारवादी 1848 में। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद इटली का एकीकरण, यानी राष्ट्रों को तोड़े हुए राष्ट्रों को साथ में लाना।
तो ये क्रम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का, क्योंकि यूरोप जो है बहुत सारे देशों से मिलकर बना था। किस प्रकार से जर्मनी में होता है, किस प्रकार से इटली में होता है, किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति होती है, और ये सारी घटनाएं मिलाकर किस प्रकार से पूरा राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं, वो हम समझने वाले हैं। इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखाया हुआ है ब्लू कलर का, और इस बॉक्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। यानी जब कोई लड़ाई, कोई चिंगारी, कोई क्रांति होने वाली होती है तो ऐसा नहीं है एक दिन में क्रांति हो गई। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत क्या एक दिन में आज़ाद हो गया था? 200 साल भारत गुलाम रहा था, 200 ईयर। सोच सकते हैं आप, 2 जनरेशन खत्म हो जाती हैं। तो इतना जो लड़ाइयाँ होती हैं, क्रांति होती हैं, कई साल लगते हैं। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई उसमें प्रारंभ से ही लोगों ने कुछ इस तरह के कदम उठाए, कुछ इस तरह के काम किए जिससे लोगों में देशभक्ति, एकजुटता की भावना आई कि हम सब अगर मिलके कुछ चीज़ के लिए लड़े तो हम सब पा सकते हैं। जिसका आप देखेंगे कि हमने पिछले जो वर्कशीट में देखा था कि चित्रकारी, यानी जो पेंटर्स होते थे वो चित्रकारी में अपने देश को कोई माता के रूप में दिखाता था, कोई पिता के रूप में, जिससे सब लोगों में जुड़ाव की भावना है कि हमारा ये पूरा देश एक है और हम सब इसी देश की संतान है, इसलिए हमें इसके लिए लड़ना चाहिए अगर इस पे कोई कब्जा कर रहा है। तो इस तरीके से लोगों को साथ में लाया गया। दूसरा क्या था? कविताएं। जैसे कविताएं क्या होती हैं? देश के लिए कविताएं। तो उससे क्या होता है, फिर उसमें दो देशों में लोगों में एकजुटता की भावना आती है कि हम सारे एक ही हैं, हम सबको साथ मिलके लड़ना है। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई, प्रारंभ से ही लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि सब लोग एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ जुड़ सकें। इसके बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास में। नेपोलियन बोनापार्ट थे, ठीक है, बड़े निरंकुश शासक थे। नागरिक संहिता लाई गई थी इनके टाइम में। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। इसके बाद जब 1900 का समय आता है शुरुआती में, तब राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई उदारवादी विचारधारा आती है। उदारवाद का क्या मतलब होता है? उदारवाद का मतलब होता है कि भैया सबको साथ लेके चलना है, सबको बराबरी देनी है, सबको अधिकार देना है, ठीक है। ऐसा ना हो किसी एक का अधिकार हो, सबको अधिकार दीजिए और सबको बराबरी दीजिए, सब लोग मिलजुल कर व्यापार करें, ठीक है, और पूरा सब लोग बेनिफिट भी सबको हो, फायदा भी सबको हो। ये होता है उदारवाद, लिबरलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा नियत बरतो। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आपको 2 कॉलम्स दिखाए हुए हैं। देखिए, नंबर 1 कॉलम में दिखाया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे राष्ट्रवाद पे क्या प्रभाव पड़ा, या उससे राष्ट्रवाद में क्या क्या चीज़ें थी जो फ्रांस की क्रांति के बाद हुई हैं। तो उसमें से नंबर 1 संविधान आधारित शासन। ऐसा शासन जो संविधान पे आधारित हो। अब संविधान क्या होता है? तो जैसे भारत का संविधान आप देखते हैं, ऐसे ही ये संविधान का जो इस प्रारंभ हुआ, ये यहीं से प्रारंभ होता है अलग अलग देशों से। तो मतलब हम एक ऐसा नियम और कानून बनाएंगे और उस नियम और कानून का एक रूपरेखा तैयार करेंगे। मतलब समझ लीजिए कि हम ऐसे नियम और कानून बनाएंगे जिससे पूरा देश उसी के आधार पर चलेगा। आप उस देश के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई भी इंसान है, राजा है या फिर वहाँ के सेवक हैं, अगर आप वो गलत करते हैं कोई काम, तो उस कानून के हिसाब से सबको बराबर सजा दी जाए, यानी सबको बराबरी के हिसाब से देखा जाए, इस आधार पर ऐसा शासन हो। पहले कैसा शासन था? राजतंत्र था। मतलब राजतंत्र मतलब एक राजा होते थे और प्रजा होती थी। राजा ने जो कह दिया, राजा हमेशा सही कहेगा, ये होता था, ठीक है। और राजा ने अगर जो भी सजा दे दी बिना कुछ सुने, वही चीज मान लिया जाएगी। संविधान का शासन क्रांति के बाद ऐसा शासन होगा कि जिसमें अगर कोई चीज गलत होती है तो सबके लिए बराबरी होगा, सबको सेम सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है राजा को अलग और प्रजा को अलग, ठीक है, सब लोग बराबर होंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या थी? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार।
समानता, समानता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई देश में समान होगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप महिला हैं तो आपसे भेदभाव किया जाएगा, या फिर आप अमीर हैं और आप गरीब हैं तो भेदभाव। दूसरा, क्योंकि अगर जब हम ऐसे करते हैं ना कि हम सब समान हैं, स्कूल में कैसे होता है, सब बच्चे एक समान हैं, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो, तभी तो आप में पावर आती है। जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अगर पांचों अलग रहती हैं तो वो वीक होती हैं, लेकिन आप पांचों को ज्वाइन करके मुट्ठी बनाते हो तो वो एक पावरफुल बनता है। ठीक है, पावरफुल पंच बनता है ना। उसी तरीके से हमारा देश है या कोई भी देश है, अगर हर नागरिक अलग रहेगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा, लेकिन पूरा देश अगर एक साथ खड़ा हो जाता है किसी भी चीज के लिए तो हम यूनिटी कहते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। ये किसकी वजह से? समानता की वजह से, क्योंकि सब लोगों को हम समान अवसर देते हैं। नंबर 2 है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को आराम से स्वतंत्र रूप से जी सके, कहीं भी जा सके, कुछ भी खा सके, कुछ भी पहन सके। लेकिन राजतंत्र में क्या था, राजा ने अगर बोल दिया आप ये मत पहनिए तो नहीं पहन सकते, आप ये मत खाइए हमारे राज्य में तो नहीं खा सकते। तो स्वतंत्रता। तीसरा बंधुत्व, यानी भाईचारा, आपस में लोगों को भाईचारा और प्रेम होना चाहिए। तो ये जो विचार थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसने फ्रांस में राष्ट्रवाद को, देशभक्ति की भावना को पनपने में बहुत ज़्यादा मदद की। इसके बाद है नया फ्रांसीसी तिरंगा। एक तिरंगे को अपनाया गया, एक झंडे को अपनाया गया और उसे राष्ट्रहित के रूप में रखा गया कि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे देश को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा क्या था, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नंबर 4, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समुदायों पर तथा नापतोल की एक समान व्यवस्था, यानी देश के अंदर अगर हम चीज़ों को मंगा रहे हैं या कहीं और दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं तो उस पर बहुत सारे कर लगाए जाते थे, राजा जब होते थे तो उन करों को हटाया गया, यानी जो आप टैक्स देते थे, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उन करों को हटाया गया, उन टैक्स को हटाया गया, जिससे ईजिली, आसानी से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा नापतोल की एक व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। जैसे आप आलू लेने जाते हैं तो आपको पता है किलोग्राम का एक बट्टा होता है, उसको रखते हैं, तो वो 1 किलोग्राम का बट्टा चाहे आप दिल्ली में देखो तो भी उतना ही होगा, यूपी में देखो तो भी, बिहार में देखो तो भी। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली का बट्टा अलग होगा, यूपी का अलग होगा, हर जगह का अलग होगा, सब जगह समान है ना। तो इसी चीज को कि जो हम मेजर करें चीजों को तोलने के लिए, वो सब जगह एक जैसा हो, पूरे देश में एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग हो। तो नापतोल की समान व्यवस्था की गई। इसके अलावा क्या किया गया, केंद्र और राष्ट्र को साझा किया, बनाया गया। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, यानी जो भाषा थी, पहले सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो वो बात ठीक है कि आप अलग अलग भाषाएं बोलिए, लेकिन देश की एक भाषा होनी चाहिए जिससे देश में लोगों में एकजुटता की भावना आए। तो फ्रेंच जो थी, फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बनाई गई कि ये हमारी देश भाषा होगी, राष्ट्रभाषा। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, अभी आपने हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था ना, हिंदी दिवस हिंदी है ना, तो इसी तरीके से फ्रेंच को वहाँ की भाषा चुनी गई। तो ये राष्ट्रवाद की वजह से ये सारे बदलाव राष्ट्रवाद को मदद करते हैं और क्रांति के बाद ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 1804 की नागरिक संहिता, जो नेपोलियन के टाइम में नागरिक संहिता लाई गई थी, यानी नागरिकों के लिए एक कानून बनाए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे। वो नागरिक संहिता क्या थी वो देख लेते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी कुछ लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है राजा के घर तो उसको पैदाइशी कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है, और एक बच्चा गरीब के घर पैदा होता है तो उसे पैदाइशी कोई अधिकार नहीं मिलते। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको समाप्त किया गया कि भाई जन्म से किसी को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, कर्म से दिए जाएंगे। नंबर 2, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति से अधिकार को सुरक्षित किया गया। कानून के सामने क्या होगा, जो संपत्ति के अधिकार है उनको सुरक्षित किया गया।
प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी प्रशासन में कोई भी तरह का जो विभाजन किए जाएंगे, ब्रेकिंग की जाएगी और जो राजतंत्र होगा उसको थोड़ा सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था क्या होती थी कि एक जमींदार होते थे, व्यापारी होते थे और उन जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें होती थी और उनके अंडर में लोग काम करते थे। तो ये जो सामंती व्यवस्था थी इसको समाप्त किया गया। किसानों के भू दासत्व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। कुछ लोगों किसानों को क्या होता था, दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था उम्र भर के लिए और उनसे काम करवाते थे, उनको कोई पैसे नहीं देते थे, उनको दास। ये जो दास व्यवस्था थी किसानों की, मतलब तुम उनसे काम भी करवा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो ये जो दास व्यवस्था चली आ रही थी इसको समाप्त किया गया। जमींदार जो होते थे बहुत ज़्यादा शुल्क लेते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, उसको समाप्त किया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो शहर में काम करते थे तो उनकी भी श्रेणी बनी होती थी कि एक बंदा होगा और वो हेड होगा और उसके अंडर में सारे लोग काम करेंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे भी उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। तो इन सारे जो तरीके थे जहाँ पे जनता पे अत्याचार होता था उन सब चीज़ों को हटाया गया, जिससे लोगों में ऐसा हो कि लोग स्वतंत्र रूप से जी सकें, स्वतंत्र रूप से कमा सकें, खा सकें, खुश रह सकें। तो ये सारे बदलाव किए गए नागरिक संहिता में। इसके बाद देखते हैं उदारवादी। उदारवादी का मतलब मैंने आपको बताया कि उदारवादी का मतलब होता है व्यापार को, जीवन को और ज़्यादा सुगम बनाना, सरल बनाना, लोगों को समानता, स्वतंत्रता की अधिकार देना, ये क्या होती है, उदारवादी विचारधारा होती है। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, तो इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत, यानी उदारवादी में क्या होता है, राजतंत्र का अंत किया गया। संविधान आधारित शासन, शासन कैसा होगा, संविधान पे आधारित होगा, यानी संविधान एक बनाया गया जिसमें कुछ नियम और कानून बनाए गए और उस नियम और कानून को सब फॉलो करेंगे, जो भी उसको प्रशासन को चलाएगा, प्रशासन का जो भी लीडर होगा, नेता होगा, हर किसी को उस संविधान को मानना होगा। नंबर 3, संसदीय सरकार। जो सरकार होगी वो कैसी होगी, संसदीय, संसद होगा और वहाँ पे प्रतिनिधि होगा, जो भी प्रतिनिधि होगा उसे कौन चुनेगा, जनता चुनेगी, जनता के द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधि होंगे। विशेषाधिकारों का अंत, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने किसी ने अपराध किया है तो वो सब समान होंगे, चाहे वो राजा है या कोई भी व्यक्ति है। इसके बाद मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। मताधिकार यानी वोट करने का अधिकार होगा लेकिन सबको नहीं होगा, कुछ विशेष आधार पर वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। मुक्त बाजार व्यापार की ऐसी प्रणाली होती है जहां पर क्या होता है, आयात निर्यात पे जो शुल्क लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, उन्हें हटाया जाता है, जिससे हम एक देश से दूसरे देश में सामान मंगा सकें और अपने बने हुए सामान को भेज सकें। इससे व्यापार की और अच्छा होता है, बाजार और ज़्यादा खुलते हैं। इसके अलावा क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी वस्तुओं और सेवाओं पे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, प्रतिबंध कैसे लगाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बहुत सारा कर लगा दिया, तो वो एक तरह का प्रतिबंध तो है, तो उन प्रतिबंधों को हटाया जाता है उदारवादी विचारधारा में। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो उसकी घटनाक्रम क्या है, उस राष्ट्रवाद से क्या क्या चीज़ें बदलाव आई फ्रांस में, और फ्रांस से फिर उठकर ये चीज़ पूरे विश्व में कैसे फैलती है, इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। अब आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले प्रश्न देखते हैं फिर आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जो 1804 की नागरिक संहिता है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। जो फ्रांस की क्रांति थी उसने राष्ट्रवाद को और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया। नंबर 3 में बोला है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताइए। उदारवादी राष्ट्रवाद कैसा होता है। 4,
फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके जो विचार निकले उसमें से कौन से विचार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और क्यों लगे? तो चलिए आंसर्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका 1804 की नागरिक संहिता थी उसकी क्या विशेषताएं थी? तो आप लिखेंगे 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं निम्नलिखित थी। हमेशा मैंने बोला है पहले आप आंसर को इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बुलेट बना के या 1 2 3 करके पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, मतलब जन्म पे आधारित जो भी विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त किया गया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। नंबर 3 पॉइंट, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था वही जो ठेकेदार और जमींदारों वाली व्यवस्था थी। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई किसानों को कि आप अब दास बन के नहीं रहेंगे और जो बहुत सारा आप टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारा कर दे रहे हैं, वो नहीं देना पड़ेगा। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। तो यही प्रश्न अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप कोई 2 पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। यही प्रश्न अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये आप पूरा आंसर लिखेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आपसे बेटा 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, तब ये जो आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा 2 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे। तो 5 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट में 2 लाइन लिखेंगे तो 10 लाइन, यानी आपका पूरा 1 पेज कवर हो जाएगा। 1.5 पेज तो आराम से कवर हो जाएगा। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, तो इसके अंदर आप लिख देंगे कि जन्म पे आधारित जितने भी प्रकार के विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त किया गया। अब राजा का पुत्र राजा हो, इस प्रकार की जो प्रथा थी उसे वो समाप्त की गई, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क कैसे लिखना है मैंने बता दिया। और आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कितने मार्क्स में आपको कितना लिखना है, आंसर को कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। तो अब मैंने इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर अच्छे से लिखवाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पूरा डिटेल में आंसर दिया जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कॉपी में एज इट इज़ लिखें, एज इट इज़ याद करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। तो लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को निम्नलिखित प्रकार से मजबूत किया। नंबर 1, जैसे मैं बताती हूँ, पहले आप पॉइंट डालेंगे, ठीक है, उसको ऐसे आप पेंसिल से अंडरलाइन या आप पेन से लिखते हैं तो अंडरलाइन कर दिया करो। उसके बाद उसके अंदर कंटेंट लिखोगे। संविधान आधारित शासन, ऐसा शासन जो संविधान का हो। फिर उसके अंदर क्या लिखोगे, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। मतलब ऐसी व्यवस्था लागू की गई, ऐसे नियम बनाए गए जिसमें पूरे देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक जैसे ही कानून होंगे। नंबर 2, समान स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार। दूसरा क्या है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार। फिर इसके अंदर आप लिखोगे फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तथा लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के महत्व को समझा। यानी जो क्रांति हुई इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि हाँ, जब हम लोग साथ में आए, हमने क्रांति की, तभी तो हम जीत पाए, इसलिए हम लोगों को साथ मिलकर ही रहना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारे की भावना बनाकर ही रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जो आपके साथ रहते हैं, कोई भी अगर विपत्ति आती है तो सब लोग साथ में खड़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, तो वो आपको पावर देता है, शक्ति देता है। वैसे ही देश होता है। तीसरा, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। एक नए फ्रांसीसी तिरंगे झंडे को राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये 3 पॉइंट हैं। इसके बाद इसी आंसर को आगे कैरी ऑन करेंगे। नेशनल असेंबली का गठन किया गया।
आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए गए और मापतोल की एक व्यवस्था। यानी आंतरिक आयात निर्यात, आंतरिक मतलब होता है देश के भीतर ही जो चीजें हम मंगा रहे हैं और भेज रहे हैं वो शुल्क समाप्त कर दिए गए और नापतोल की समान व्यवस्था पूरे राष्ट्र में लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो पूरे देश के लिए एक भाषा होती है। फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा के रूप में अपनाया गया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड का पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपको एक नंबर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे? अगर एक नंबर में आता है तो आप लिखेंगे कि इसी पॉइंट्स को एक लाइन में लिख देंगे कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को निम्न प्रकार से किया, और ऐसे लिख देंगे संविधान आधारित शासन। इन पॉइंट्स को सिर्फ लिखेंगे, इसकी डिटेलिंग नहीं लिखेंगे। और अगर लॉन्ग में आता है तो आप पूरे पॉइंट्स ABC और उनके अंदर का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 पेज का आंसर है, मतलब 2 स्लाइड का, ये और ये पूरा होता है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया पूरा आपका। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो सबसे पहले मैंने उदारवादी का थोड़ा सा मतलब बता दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। उदारवादी एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्र शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। मतलब एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है या ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? स्वतंत्रता, शासित और कैसा होता है? कानून के समक्ष समानता। ऐसी विचारधारा होती है उदारवादी की। पहले हमने अर्थ बता दिया उदारवादी का। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या हैं? निम्न है। नंबर 1, सहमति पर आधारित सरकार। मतलब जो सरकार होगी वो सहमति पर आधारित होगी और राजतंत्र का अंत। फिर इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? सहमति वाली सरकार अर्थात लोकतंत्र की स्थापना तथा राजतंत्र यानी राजा के शासन की समाप्ति। यानी राजा का बेटा राजा होता था जो इसे हम क्या कहते थे? राजतंत्र कहते थे। इसकी समाप्ति। और सहमति वाली सरकार यानी लोकतंत्र की स्थापना। नंबर 2, संविधान आधारित शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और कानून हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, संसदीय सरकार की संसदीय व्यवस्था जहां पे जनता के द्वारा प्रतिनिधि होते हैं। इसी आंसर को हम आगे लिख रहे हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। यानी जो भी वस्तुएं मंगाई जा रही हैं, वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाए गए तरह तरह के शुल्क क्या होते हैं? करों से मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषाधिकार का अंत। किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अंत तथा सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था। यानी सबको समान न्याय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कानून के समक्ष समानता उदारवादी की महत्वपूर्ण भूमिका है या महत्वपूर्ण इसका विचार है। कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान व्यवहार किया जाएगा अर्थात ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पुरुष महिला पुरुष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मुक्त बाजार अर्थात आयात निर्यात पर प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार को और अधिक सुगम बनाया गया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। और देखिए जब आप 10th में आ गए हैं तो थोड़ा आंसर ना 2 लाइन 3 लाइन का जो आप आंसर लिखते हैं इससे थोड़ा ऊपर उठिए। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आपको 3 to 4 लाइन्स लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि हिंदी में और सोशल स्टडीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, ये आपको पता है। साइंस में आप थोड़ा टू द पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश में टू द पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा बेटा, लेकिन सोशल स्टडी में आपको आंसर थोड़े लेंदी लिखने होते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि इसके बाद आप सीनियर स्टूडेंट बन जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। ये आपका कंप्लीट आंसर है 3। ठीक है, पूरा आंसर है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों?
हमने इतने सारे विचार देखे, इसमें से आपको भी तो कुछ अच्छा लगा होगा कि हाँ ये चीज़ सच में अच्छी है। आप 200 साल 500 साल पहले की बात सोचिए कि उस समय कैसा था, राजा के अंदर में सब लोग रहते थे, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, आप कहीं पे जा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे। तो उस समय इन विचारों में से आपको कौन सा विचार अच्छा लगता है जो सही है और क्यों? तो लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कुछ विशेष विचार से हम अत्यधिक प्रभावित हैं। जैसे कि बहुत सारे विचार हैं जो अच्छे हैं, उसमें से कुछ हैं जिनसे हम प्रभावित हैं, जैसे राजशाही और निरंकुश। ये तो सब लोग खुश होते हैं कि जो ये राजा का शासन था ये समाप्त हो गया। निरंकुश शासक, कुछ ऐसे शासक होते थे जिसका मन कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है, और वो निरंकुश रहते थे कि हाँ मैं जैसा कर रहा हूँ बस वही सही है। तो इसका अंत होना, राजशाही अथवा राजतंत्र और निरंकुश शासन का अंत, जिसने राजा का पुत्र राजा ही होता था। तो सबसे अच्छा विचार तो ये है जिससे सभी संतुष्ट होते हैं। नंबर 2, संविधान की स्थापना। अब शासन चलाएं कैसे, उसके लिए कुछ नियम कानून तो होने चाहिए। तो संविधान की स्थापना सबसे प्रभावशाली विचार रहा, क्योंकि इसी से प्रभावित होकर अन्य देशों ने भी लोगों के हितों के आधार पर अपने देश में संविधान की स्थापना की। तो संविधान बनाना बहुत अच्छा विचार था और इसी से प्रभावित होकर आगे बहुत सारे देशों में क्रांति होती है। इटली, जर्मनी, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और किस तरीके से सब लोग अपना अपना संविधान बनाते हैं। भारत भी अपना आज़ाद होने के बाद संविधान की स्थापना करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभावशाली विचार था। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार। हमारे भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार यहीं से प्रभावित होकर ऐड किए गए थे। ठीक है, जब आप भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव, सभी के लिए समान अवसर। स्वतंत्रता क्या होती है? सभी के लिए स्वतंत्रता, बिना भेदभाव के समान अवसर, और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना लोगों में राष्ट्रवाद को जन्म देता है। तो यही जो भावना है लोगों को एकजुट करता है, पास लाता है और लोगों में देश हित की भावना को जन्म देता है। इसलिए हमें ये विचार बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और भी कोई विचार है जो आपको प्रभावित करता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 32 सोशल स्टडी की सॉल्व कर ली है, चैप्टर को भी समझ लिया है। एक बार आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसी चैप्टर को आगे कैरी ऑन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप एक बार चैप्टर को रीड जरूर करेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वर्कशीट करें तो आप खुद क्वेश्चन पूछें कि हाँ ये चीज़ इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, तो और ज़्यादा पढ़ाने में और पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि बेटा आप यही समझिए कि क्लास आपकी यहीं चल रही है, आपको साथ के साथ ही चैप्टर पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन आंसर को भी लर्न करना है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।